नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द समाअत के लिए अर्जी दाखिल की गई है। मुजफ्फर इकबाल खान नामी दरख्वास्त गुजार ने दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जल्द समाअत की अपील की है। अर्जी गुजार का कहना है कि दरख्वास्तें काफी अरसे से अदालत में जेर इल्तवा हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी हो रही है। ईपीएफओ के तहत आने वाले मुलाजमीन को रवां माली साल में जमा फंड पर 8.1% सूद हासिल होगा। ईपीएफ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की जानिब से पीएफ खाते पर मिलने वाली शरह सूद में कटौती कर दी गई है। बोर्ड के इस फैसले पर वजारत मालियात की मोहर लगनी बाकी है। ख्याल रहे कि मुलाजमीन की तनख्वाह से मुकर्ररा रकम पीएफ खाते में जमा की जाती है, उतनी ही रकम कंपनी को जमा करनी होती है। इस फंड का इंतजाम और इंसराम ईपीएफओ करता है। हर साल फंड में जमा रकम पर सूद दिया जाता है। फोन टैपिंग मामले में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर-ए-आला देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने उन्हें कल 11 बजे बीकेसी पुलिस स्टेशन बुलाया है। महाराष्ट्र असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। उन्होंने दावा किया कि रियासती हुकूमत अपनी करतूतों को छुपा रही है। मार्च 2021 में महाराष्ट्र में हुए ट्रांसफर घोटाले का पर्दाफाश मैंने किया था। 6 महीने से जो रिपोर्ट सरकार के पास पड़ी थी, लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। जिस रिपोर्ट में किसने कितने पैसे दिए, किसने किसके सहायता से अपना ट्रांसफर करवाया, किसने कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिलवाया, ये सारी चीजें थी। उस रिपोर्ट को मैंने प्राप्त किया। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के गोकुलपुरी आतिशबाजी मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। आग कैसे लगी, टीम इसकी जांच कर रही है। बीती शब झुग्गियों में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 60 झुग्गियां जलकर राख हो गईं। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख का इजहार किया। उधर बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी भी गोकुलपुरी पहुंचे और मुतासरीन से मुलाकात की। 12 बजे रात में हम लोग सब अपने अपने घर पे लेटे थे। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने आग लगा दिया। ये हमारे बच्चे छोटे छोटे, ना दीदी हमारे जगह है, ना जमीन है, ना रहने के लिए घर है, ना मकान है, ना कुछ नहीं। अरे हमारी लोगों की सुनो, हमें दीदी कुछ नहीं चाहिए, खाली इंसाफ चाहिए। देखते हैं केजरीवाल करता कौन करता है, जो भी करे हमें इंसाफ करे। बस हमें कहीं रहने की सुविधा दिलाई जाए, बने बनाए मकान दिलाए जाए, वरना गरीबों की हाय लगेगी। ये सर हम सो रहे थे, पीछे से आग लग गई। हमने बच्चे को लेके भगने लगे, सब बोरियां छूने लगे। पीछे गोदाम था या क्या था? गत्ते का गोदाम था। किस वजह से आग लगी थी? गत्ते से वजह से, गत्ते का गोदाम था पीछे। घर में किसी को चोट वोट नहीं लगी? 7 आदमी मरे। हमारा बच्चा जल गया, बेकार हो गया, कुछ नहीं रह गया हमारे पास। रोटी खाने तक का भी नहीं बचा हमारे पास कि कुछ बचा, सारा जल गया। अभी नहीं, कुछ भी नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारे लिए। अरे साहब हमने फोन किया 1 बजे, हमने 1.5 घंटे बाद आई है, जब जल के बिल्कुल राख हो गया, बिल्कुल 1.5 घंटे में सोहा हो गया बिल्कुल। जब आई है फाइबर, जब अगर एक 15 मिनट पहले आ जाते, आधा घंटा पहले आ जाती तो सब बच जाते, सब आधी तो झुग्गियां बची जाती है। कि सरकार इनके साथ खड़ी है। प्रत्येक अभी आदरणीय सीएम साहब इधर पहुंचेंगे मौके पर, वो अपनी तरफ से जो भी इनके सहयोग करने का घोषणा कर अपने मुंह से करने का काम करेंगे। जिन परिवारों के लोग बिछड़ गए हैं, हादसे में शिकार हुए हैं, उनके परिवारों का दुख देखा नहीं जा रहा। बहुत दुख घटना है। मैं तो यही कहूँगा ईश्वर उनको शक्ति दे इसके लिए, और दिल्ली सरकार को इसके लिए 1-1 करोड़ रुपए सभी मृतकों को मुआवजा देना चाहिए। आखिर अरविंद क्यों गरीबों के लिए नीति नहीं बनाती? इनके रोजगार के लिए, इनके उज्जवल भविष्य बच्चों के लिए कोई सर छुपाने के लिए छत की व्यवस्था क्यों नहीं करते? कांग्रेस ने व्यवस्था की थी, आपने उसको धराशायी कर दिया। तो ये तो सरकार की पोल है।
रहा सवाल इन मृतकों का, परिवारों का, इंजर्ड लोगों का, उनके लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार को तुरंत यहाँ आकर के घोषणा करनी चाहिए, इनको कहीं सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। भगवंत मान पंजाब के वज़ीर-ए-आला की हैसियत से 16 मार्च को हलफ लेंगे। आज चंडीगढ़ में उन्होंने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और हुकूमत साजी का दावा पेश किया। मुलाकात के बाद मान ने मीडिया को बताया कि वो मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह के आबाई गांव खड़खड़ा कला में 16 मार्च को हलफ लेंगे। आज राज्यपाल को मैंने समर्थन लेटर दिया। हमारे एमएलए का विधायक दल ने कल मुझे नेता चुना था, तो राज्यपाल साहब ने उसको परवान किया। सरकार बनाने का दावा हमने पेश किया और उन्होंने कहा कि यहाँ भी आपने ओथ सेरेमनी करनी है, हमें बता दीजिए। तो शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कला में 12:30 बजे 16 तारीख को ओथ सेरेमनी होगी। पूरे पंजाब से घर घर से लोग आएंगे और भगत सिंह को श्रद्धांजलि भी देंगे और भगत सिंह के सपनों की आज़ादी को घर घर पहुंचाने का संकल्प भी लेंगे। कैबिनेट अच्छी होगी, ऐतिहासिक फैसले होंगे जो पहले पंजाब में ऐसे नहीं हुए, तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करेंगे। कर्नाटक के साबिक वज़ीर-ए-आला एच.डी. कुमारस्वामी ने दारुल उलूम सबीलुर रशाद पहुंचकर रियासत के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। रियासत के मौजूदा हालात बिलखुसूस हिजाब के मसले पर लंबी बातचीत हुई। अमीर शरीयत कर्नाटक ने कहा कि मुस्लिम लड़कियां सदियों से हिजाब के साथ तालीम हासिल करती आ रही हैं, लेकिन अब अचानक हिजाब को मसला बनाकर लड़कियों की तालीमी राह में रुकावट पैदा की जा रही है। अमीर शरीयत ने कुमारस्वामी से दरख्वास्त की कि वो इस मसले को असेंबली में उठाएं। इस पर कुमारस्वामी ने कहा कि मामला अदालत में है, ताहम वो इस मसले को हल करने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखेंगे। But from 2 months back, this issue when started, children are suffering now. Maulana Sahab requested me, we want communal harmony, we want the education system not to collapse, not to spoil the future of the children. For that reason, you please try to convince the government. Whatever he advised me regarding this, I tried to separate this issue to protect the interest of the students. वो बयान करते रहे और आखिर में बात उन्होंने यही कही कि मैं असेंबली में इस पर मैं कोशिश करूंगा कि पहले जिस तरीक़े से कॉलेजों में लड़कियां जाती थीं हिजाब के साथ या स्कार्फ के साथ, अब भी इसी तरीक़े से जाए, इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना होने पाए। मैं इस बात की कोशिश ज़रूर करूंगा। मैं चाहता हूं कि पूरे स्टेट के अंदर अमन बाकी रहे, किसी भी किस्म का की कोई गड़बड़ ना हो। तो बहरहाल उन्होंने, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये वादा उन्होंने किया है। नाज़रीन, हम आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां गोकुलपुरी आतिशबाजी मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के बाद अब वहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल भी दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली के गोकुलपुरी आतिशबाजी मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंची है और अब वहां पर वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल भी जायजा ले रहे हैं। आपको बताएं कि बीती शब झुग्गियों में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए थे, 60 झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गई थी। ये टीम वहां पर जांच के लिए पहुंची है, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां पहुंची थी। आग पर काबू पाया गया था और उसके बाद से ही लगातार वहां जांच जारी है और बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी भी वहां पर पहुंचे थे। लगातार जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि वहां पर जो सियासी शख्सियात हैं उनका पहुंचना जारी है।
पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वज़ीर-ए-आज़म ने गांधीनगर में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन में शिरकत की। वहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। तकरीब में उनके साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर और वज़ीर आला भी मौजूद रहे। यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। बाद में भारत सरकार ने उसको एक पूरे देश के लिए अहम यूनिवर्सिटी के रूप में उसको मान्यता दी। और आज ये एक प्रकार से देश का नजराना है, देश का गहना है, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए यहां जो चिंतन, मनन, शिक्षा, ट्रेनिंग होगी, वो राष्ट्र रक्षा के लिए आने वाले कालखंड में देश के अंदर एक नया विश्वास पैदा करेंगे। जिन जिन लोगों की मौत हुई है, जिन बड़े लोगों की हर मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बड़े आदमी की मौत पे 10-10 लाख रुपए, हर बच्चे की मौत पे 5-5 लाख रुपए, और जिनकी झुग्गियां जली है, हर झुग्गी जलने वाले को 25-25 हजार रुपए मुआवजा दिया जाएगा। और ये मैंने अभी आते टाइम मैंने तुरंत ऑर्डर कर दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको अगले 1-2 दिन में ही जारी करा दें, आपको पैसा मिल जाए, ताकि आप तो अरविंद केजरीवाल ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। उत्तर प्रदेश में शानदार जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दूसरी बारी की तैयारियों में मसरूफ हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली का दौरा करने वाले हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी सदस्य जेपी नड्डा से खास मुलाकात करेंगे और ज़राए के मुताबिक हलफ बर्दारी तकरीब होली के बाद हो सकती है। दिल्ली दौरे से कबल लखनऊ में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह पर पार्टी ओहदेदारों से लगातार मुलाकात का सिलसिला जारी है। यूक्रेन पर रूस के हमले तेजतर होते जा रहे हैं। कीव समेत बड़े शहरों पर रूस की बमबारी जारी है। राजधानी कीव की जानिब रूसी फौजें तेजी से पेशकदमी कर रही हैं। उधर लुहांसिक के गवर्नर का कहना है कि मशरक़ी यूक्रेन के शहर के तकरीबन 70% हिस्से पर रूसी फौज का कंट्रोल हो गया है। बकिया हिस्से जो कीव के जेर कब्जा हैं, उस पर शदीद बमबारी की जा रही है। शहरियों के इनखला के लिए तमाम रास्ते मजबूत हो गए हैं। उधर यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जंग इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो गई है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जमीन को छुड़ाने में मजीद कितने दिन लगेंगे, फिलहाल इस बारे में कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। अपने एक वीडियो पैगाम में वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 3 मुकामात
पुलवामा, गांदरबल और हंदवाड़ा में एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलवामा में सिक्योरिटी एहलकारों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट मारे गए, जबकि गांदरबल और हंदवाड़ा में एक मिलिटेंट हलाक हुआ। कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार के मुताबिक कल रात 4 से 5 मुकामात पर मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया था। पुलवामा में हुए ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी समेत 2 मिलिटेंट हलाक हुए। इन मिलिटेंटों का ताल्लुक जैश से था। गांदरबल में 1 और हंदवाड़ा में 1 मिलिटेंट हलाक हुआ। दोनों मिलिटेंटों का ताल्लुक लश्कर से था। एक मिलिटेंट को जिंदा पकड़ लिया गया। इसकी शिनाख्त कैसर अहमद डार की हैसियत से की गई। आईजीपी के मुताबिक हंदवाड़ा और पुलवामा में एनकाउंटर खत्म हो गया। कल रात में हम लोग 4 जगह ऑपरेशन लॉन्च किए थे, जिसमें सबसे पहले पुलवामा में इनकाउंटर शुरू हो गया। उसमें अभी तक 2 टेररिस्ट मारे गए, एक को जिंदा हम लोग लाइव एक्शन में पकड़े हैं। जो मारा गया है उसमें पाकिस्तानी कमाल भाई है, जिसको जाटी बोलते हैं, और 2018 से पुलवामा शोपियान एक्सिस पर एक्टिव था। ये बहुत सारे क्लीन इन्वॉल्व है। दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है कि जाहिद वानी के मरने के बाद जिसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का चार्ज दिया गया था, याकिब मुश्ताक करीमाबाद का, वही मारा गया उसमें। और एक जिंदा जो हम लोग पल रहे रफ़ी रऊफ अहमद मीर है पाड़ीगाम पुलवामा को, उसको जिंदा पकड़ लिए। तीनों जेएस का मिलिटेंट है। और उसके अलावा जो हंदवाड़ा में इनकाउंटर हुआ था उसमें एक लश्कर तैयबा का मिलिटेंट मारा गया, लोकल टेररिस्ट मारा गया। और गंदरबल इनकाउंटर में अभी तक में एक लोकल एलईटी का टेररिस्ट मारा गया है। अभी कॉर्डन अभी जारी है, हम लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग इस साल बहुत सक्सेसफुल रहे। ऑलमोस्ट जेश का कमर टूट गया पुलवामा यानी साउथ कश्मीर में। जितने कमांडर पुराने से जैश मोहम्मद के मारे गए, आखिर याकिब था और ये भी मारा गया है। और इसमें जेश का दोनों पुराना मिलिटेंट था, खासकर एफटी था, जो बहुत सारे सिविलियन सिक्योरिटी फोर्स के लिए इन्वॉल्व था। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, एफटी में जितने भी आप जितना देखते हो कि जहाँ भी इनकाउंटर होता है उसमें हर जगह, जैसे यहाँ पर हुआ तभी ईदगाह में, तो उसमें भी 2 लोकल था, एक एफटी था। और हर एक ग्रुप में एक एफटी को रखता है ये लोग। और एफटी ज़्यादा बराबरी एक्शन करता है और हमारे लोकल लड़कों को भी इंस्टिगेट करता है कि सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने के लिए। बिल्कुल, सिर्फ लड़कों को नहीं, मैंने हर एक पेरेंट्स को बार बार अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को वापस लाए मिनिस्ट्री में। हम लोग उसको वेलकम करते हैं, मिनिस्ट्री में आ जाए, ये पढ़ाई पर ध्यान दे, अपने बिजनेस पर ध्यान दे, माँ बाप पेरेंट्स का ध्यान दे, फैमिली का ध्यान दे। इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखते होंगे जितने हाल ही में कश्मीर में शहीद होने वाले कर्नाटक के फौजी जवान हवलदार अल्ताफ अहमद को मकामी लोगों ने जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की शानदार मिसाल पेश की। बेंगलुरु के दासरहल्ली में मस्जिद नूरानी के बाहर जुमे की नमाज के बाद खास तकरीब का इनेकाद किया गया। इस दौरान कश्मीर में शहीद होने वाले फौजी जवान अल्ताफ अहमद के लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर हिंदू और ईसाई भी मौजूद रहे। समाजी कारकुन यासिर पाशा ने इस मौके पर कहा कि सियासी लीडरों ने वतन के लिए शहीद होने वाले फौजी जवान को नजरअंदाज कर दिया है। हमारा कमगुंडली नूरानी मस्जिद में हमारी एक नौजवान कमेटी है। वो कमेटी का नाम है नूरानी मस्जिद नौजवान ट्रस्ट। तो इस ट्रस्ट की जानिब से बहुत से काम हमें कर को ही अब तक हमें फोटोस रंदे वीडियोस रंदे क्या भी नहीं करे थे। कई को तो कम की खिदमत करेंगे, किसी भी दिखाना नहीं को। तो आज के ज़माने में, आज के दौर में क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें जो मोहब्बत हम ना दिल में है कर्नाटक के वास्ते रंदे, हिंदुस्तान के वास्ते रंदे, वो आवाम को दिखाना, हर आदमी जानना कि हर इन्हों भी इनकी कौम की इज्जत करेंगे लोग। देखो अब हमारे अल्ताफ अहमद शहीद हो को है, उनके घर को जाने को से भी हम ना, हमारे कर्नाटक की रियासत वाले के पास टाइम नहीं है। MP हैं, MLA हैं, मिनिस्टर हैं, कहते हैं उनके घर को जाको एक उनको क्या है उनका ये बोलने टाइम नहीं है, इनको वक्त नहीं है। तो ऐसे हमें रियासत दानन से, ऐसे मिनिस्टर से हमें क्या उम्मीद रख सकती? अब उनका छोड़ो। So today we are here assembled in Dasarhalli constituency, Shattihalli, Ward number 12. So area called KG-Halli, and we all together, like Hindu, Muslim, Christian, we all are here to give a respect to our soldier, our Altaf Ahmad sir, who has been kind of like lost his life due to in particular as a soldier. ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು. ಆ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೊಡುಗೆನ ಯಾವುದೇ ಜನಾಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ಅಹಮದ್ ಅವರ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಋಣ ತೀರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ.
मुंबई के अंजुमन इस्लाम में 2 रोज़ा मुंबई उर्दू फेस्टिवल का इफ्तिताह अमल में आया। उर्दू ज़बान व अदब का जश्न मनाने के साथ साथ उर्दू ज़बान का फ़रोग़ इस फेस्टिवल का अहम मकसद रहा है। प्रोग्राम के इफ्तिताही सेशन में माहिर ने उर्दू की सूरत हाल और फ़रोग़ पर रोशनी डालते हुए इस तरह के प्रोग्राम को हौसला अफजा करार दिया। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में माहिरीन ने महाराष्ट्र में उर्दू ज़बान व अदब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके साथ ही उभरते हुए शोराए कराम की पजीराई के लिए मुशायराए नस्ल नौ का भी इनेकाद किया जाएगा। 2 रोज़ा उर्दू फेस्टिवल में उर्दू किताबों का इजरा और उर्दू ज़बान व अदब की खिदमत करने वालों को एज़ाज़ से नवाजा जाएगा। इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में मुल्क व बैरून मुल्क की उर्दू दोस्त शख्सियात भी शिरकत कर रही हैं। ये उर्दू फेस्टिवल जो हमारा दूसरा उर्दू फेस्टिवल है, इसके पहले हमने आलमी उर्दू फेस्टिवल जो किया था, और उर्दू गन संस्था जो है ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करती आ रही है। और जो है हमने आज का जो ये सेमिनार रखा है ये NCPOL और मास्टर स्टेट उर्दू साहित्य अकादमी और अंजुमन इस्लाम के ताउन से और दीगर सेवा इसी तंजीमें हमारी 4-5 मिलकर हम ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए कर रहे हैं। सेमिनार का हमारा उन्वान है महाराष्ट्र स्टेट में उर्दू अदब के ज़बान व अदब की सूरत हाल। मुंबई उर्दू फेस्टिवल 2022 मुनक़िद किया जा रहा है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। अच्छा इन मानों में भी कि उर्दू की महफ़िलें जहाँ भी आरास्ता होती हैं उससे ज़बान और अदब को फ़ायदा होता है, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़ते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हैं कि हमें अपनी ज़बान और अपने अदब को, अपनी तहज़ीब को बचाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो ये और इस तरह के कई ज़ावियों से अगर आप गौर करें तो आपको एहसास होगा कि ये महफ़िलें जो है वो ज़बान और अदब के लिए बहुत कारआमद है। भाई आज जो प्रोग्राम है वो हमारे बहुत अजीज़ दोस्त फ़हीम मखदूम साहब की किताब की रिलीज़ का है, और मुझे बताया गया कि उस किताब में उन्होंने जितने मुल्कों का सफ़र किया है अपने सफ़र के बारे में लिखा है। गर्द सफ़र उसका नाम है, और ये शायद उनकी पहली किताब नहीं, इससे पहले भी उनकी किताबें आ चुकी हैं। तो बस समझता हूँ बड़ा अच्छा ओकेजन है। और बम्बई उर्दू फेस्टिवल 2022 जो है ये दरअसल 2020 में शुरू हुआ। मैं उसमें भी मैंने तशरीफ़ यहाँ पर मेरी थी, मैं उस प्रोग्राम में शामिल हुआ था। ये प्रोजेक्ट इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब जो हैं, ज़फ़र गोरखपुरी के साहबजादे, उन्होंने शुरू किया है और ये मेरा आइडिया है। वजह ये थी कि हिंदुस्तान में इस तरह के कोई फेस्टिवल वगैरह नहीं हो रहे, तो मैं चाहता था कि हिंदुस्तान में शोबे यूनिवर्सिटी कॉलेज से हट करके अवामी सतह पर एक प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए। इन्होंने किया, कामयाब हुए। इस साल भी मुझे बुलाया गया, बड़ी खुशी हो रही। हसन कमाल साहब भी साथ हैं और भी लोग हैं, लेकिन उर्दू अदब का काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं, और ये एक नई नस्ल के लिए बड़ी अच्छी बात है। आईसीसी खवातीन क्रिकेट आलमी कप में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 318 रन का हदफ रखा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत की शानदार सेंचुरी की बदौलत 317 रन का निशाना रखा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा